सो हाय फ्रेंड्स, आज हम 9th में के डेली जीके डोज देखने वाले हैं फ्रेंड्स। आज काफी इंपॉर्टेंट खबरें मुझे मिली, मतलब ऑलमोस्ट 15 टू 17 न्यूज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं आज के। सो आज की इन्फॉर्मेशन कंपाइल करने में थोड़ा समय लगा, बट इन्फॉर्मेशन पूरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्स के लिए काफी प्रॉबल चीजें मिलेंगी आज आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है आज की, मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए। तो आप जैसे जानते हैं कि विशाखापट्टनम में एक बहुत अनफॉर्चुनेट गैस लीक पूरा केस हुआ था। उसके ऊपर एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने एक वर्डिक्ट दिया है, रूलिंग दी है। वो देखना पड़ेगा। तो बाकी फैक्ट्स मैंने कल क्लियर करे थे आपको। उसी वाइजैक या विशाखापट्टनम वाले केस में एनजीटी की रूलिंग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जिस बेंच ने रूलिंग दी है एनजीटी की, उसे हेड किसने किया था? बाय द एनजीटी चेयरपर्सन, जो है मिस्टर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इज द चेयरमैन ऑफ एनजीटी। उन्होंने जिस बेंच को लीड किया था, उसने ये वर्डिक्ट या रूलिंग दी है। रूलिंग क्या है वो देख लीजिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो करंट फैक्ट्स इसमें आएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा। ठीक है, देखिएगा। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हैज डायरेक्टेड एलजी पॉलीमर्स इंडिया टू डिपॉजिट एन इनिशियल अमाउंट ऑफ ₹50 करोड़ फॉर द डैमेज कॉस्ट बाय द गैस लीक। तो इनिशियली इतनी अमाउंट जमा करने के लिए बोल दिया है उस कंपनी को जिसका नाम है एलजी पॉलीमर्स इंडिया। कितना? ₹50 करोड़। अब एक उसके साथ साथ एक नोटिस इशू करा गया है एनजीटी द्वारा। किसको? आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पीसीबी मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एमओईएफसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट मिनिस्ट्री को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंटर और स्टेट, इन तीनों को नोटिस सर्व कर दिया गया है। उन्हें कुछ समय में इसका जवाब देना होगा। एक चीज और, एक 5 member fact finding committee has been constituted which will be headed by फॉर्मर जज ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो कमिटी बना दी जो फैक्ट फाइंड करेगी कि किस तरह से इवेंट हुआ, क्या कमियां रही, किसकी गलती थी, उन सब चीजों को फाइंड करने के लिए फिर नोटिस सर्व करा गया है और वो जो कंपनी उसे ₹50 करोड़ सबमिट करने हैं इनिशियल। ठीक है, अब देख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो हमारा एनजीटी है उसने इट नोटेड दैट स्टाइरीन गैस जो लीक हुई थी, इट वाज डिफाइंड एज हजार्डस केमिकल अंडर द रिलेवेंट लॉज। तो स्टाइरीन गैस को हजार्डस माना जाता है अंडर द वेरियस लॉज। अब एनजीटी, ये लाइन जरूरी है, एनजीटी हैज फाउंड एलजी पॉलीमर प्राइमा फेसी लाइबल अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटीज के टाइप होते हैं। तो एनजीटी ने उस कंपनी को किसका लायबल माना है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। अब इसका मतलब देखिए, लाइबिलिटीज प्राइमरली दो तरह की होती हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का माना है। दूसरे टाइप की क्या होती है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल ट्रिक आने वाली है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, हाँ अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात। पहले आप देखिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्लॉज या प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब यह होता है, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी किसकी होने वाली है इस पूरे जो एक्सीडेंट हुआ है। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का फंडा ये होता है, अ पार्टी इज नॉट लायबल एंड नीड नॉट पे कॉम्पनसेशन इफ अ हजार्डस सब्सटेंस एस्केप्स हिज प्रीमाइसेस बाय एक्सीडेंट और बाय एन एक्ट ऑफ गॉड अमंगस्ट अदर सर्कमस्टेंसेस। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये बोलता है प्रिंसिपल कि अगर किसी के प्रीमाइस से गैस लीक हुई है, हजार्डस गैस, ठीक है, अगर वो किसी एक्सीडेंट से लीक करी है या किसी एक्ट ऑफ गॉड के से लीक करी, कि भाई मान लो कोई बड़ा सा अर्थक्वेक हो गया उसके वजह से लीक कर गई, या कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, मतलब कि किसी गलती की वजह से नहीं, अगर बाकी रीजन से लीक करी है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या एक्ट ऑफ गॉड, इन कारणों से अगर लीक हो रही है कोई हजार्डस गैस, तो फिर उस पार्टी की जिम्मेदारी या कॉम्पनसेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो ये थोड़ा लीनियंट परव्यू है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब एक और लाइबिलिटी क्या होती है वो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमें एक प्रीवियस केस पर जाना पड़ेगा। दिल्ली में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, 1986 की बात है ये, मतलब जो केस था 1986 का था। ओलियम गैस लीक केस हुआ था दिल्ली में। ईयर है इस केस का 1986। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था, सुप्रीम कोर्ट इन दिस दिल्ली केस इट फाउंडेड दैट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल इज इनएडिक्वेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल विद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। और जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल होता है उसमें पता है क्या होता है? अ कंपनी इन अ हजार्डस इंडस्ट्री कैन नॉट क्लेम एग्जेम्पशंस। जिस कारण से भी हुआ हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, एग्जेम्पशंस नहीं है जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ केस में हो जाते हैं। और ये वो समय था
1986 की बात हो रही है कि इंडिया वाज अंडर द शॉक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। तो 2 साल पहले ही उस समय भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस टाइम पे, जो कि आज भी वर्ल्ड ओवर ग्लोबली वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में गिना जाता है। तो उसी के 2 साल बाद दिल्ली वाला केस हुआ था, तो उसी के एक शॉक में कंट्री थी, तब रूलिंग दी गई थी। ठीक है। और उस टाइम के जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, मिस्टर जस्टिस P.N. भगवती, उन्होंने बोला था, ही वांटेड कॉर्पोरेशंस टू बी मेड फुली लायबल फॉर फ्यूचर अनडिजर्व्ड सफरिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स। तो किसी भी गैस में इस तरह का हजार्डस चीज लीक होती है तो अनडिजर्विंग सफरिंग कौन झेलता है? थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स। जो भोपाल में भी होता, जो दिल्ली में भी होता, जो विशाखापट्टनम में भी कुछ इस तरह का। स्केल हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट इवेंट उसी तरह के हैं। ठीक है। और एक चीज और, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, जो क्या होता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारे फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है। ठीक है। तो आप समझे, अभी इस केस में एनजीटी ने इस पूरे किस्से में लाइबिलिटी किस तरह की मानी उस कंपनी की? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जो क्या कहती है कि अगर एक्सीडेंट से लीक हुआ है या फिर एक्ट ऑफ गॉड से लीक हुआ है तो ठीक है, तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। पर 1986 में दिल्ली वाले ओलियम गैस लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल काफी नहीं है इंसाफ दिलाने के लिए। इसलिए उन्होंने क्या रिप्लेस किया उस चीज को? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से, कि कभी भी ऐसा कुछ हजार्डस केस होता है हजार्डस इंडस्ट्री में तो कंपनी को एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। और उसी से 2 साल पहले अनफॉर्चुनेट भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी। P.N. भगवती 1986 में चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हमारे फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपने देखा, करेंट फैक्ट, टेक्निकल फैक्ट, केमिकल फैक्ट, कंपनी का नाम, जगह का नाम, एनजीटी की रूलिंग, उसमें 2 तरह की लाइबिलिटीज, पुराना सुप्रीम कोर्ट केस और तब की लाइबिलिटी। जब तक ये सारे एंगल आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक कहानी पूरी नहीं बनेगी। ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ना इंटरव्यू के लिए, ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब पूरा बन गया। इस तरह से पूरी बैक लिंक करके टॉपिक पूरा समझा करो। अब आप तैयार हैं, इतनी जानकारी काफी रहेगी। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जहां पे जो माइग्रेंट लेबर्स का एक्सीडेंट हुआ, दे वर किल्ड एंड दे वर रैन ओवर बाय द गुड्स ट्रेन। तो उसी के बारे में, महाराष्ट्र ट्रेन एक्सीडेंट। सो 16 माइग्रेंट लेबरर्स, दे वर किल्ड, दे वर रैन ओवर बाय गुड्स ट्रेन। ठीक है। और जालना और औरंगाबाद के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ था। एंड ये जो लेबरर्स जा रहे थे, दे हेल्ड फ्रॉम उमरिया एंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये कहां काम करते थे? एमआईडीसी जालना में, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जालना, जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वहां पे एक स्टील कंपनी में काम करते थे। ये अपने घर मध्य प्रदेश में जा रहे थे, उमरिया और शहडोल। ठीक है। ऑल्दो सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला के कोशिश पूरी कर रही है, फिर भी इस तरह के इवेंट्स आर वेरी अनफॉर्चुनेट जो हो रहे हैं। इनमें डिबेट भी काफी हो रहा है, बट जो भी पॉइंट लिया जाए, ये इवेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है ह्यूमैनिटी के हिसाब से, जिसको जल्दी डील करना ताकि ऐसे इवेंट दोबारा ना हो बहुत जरूरी है। ठीक है। सो वेरी टफ टाइम फॉर द कंट्री एज अ होल, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेट अस होप चीजें जल्दी सही हो। ठीक है। थर्ड, बाबरी केस वर्डिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात ध्यान रखिए, बता दूं आपको, पहले खबर सुन लो फिर एक बात बताऊंगा इसी चीज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट, एक बात समझिएगा, बाबरी जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की बात थी अयोध्या में, उसका वर्डिक्ट तो आ चुका है कि राम मंदिर वहां बनेगा, ट्रस्ट बन चुकी है, उसमें काम, मतलब ट्रस्ट का काम शुरू हो चुका है और मंदिर पे वो काम जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। पर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस भी चलता है कि भाई मंदिर वहां बन जाएगा, ये रूलिंग आ चुकी है। पर जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी कार सेवक्स ने के द्वारा, जो वो डिमोलिशन हुआ था उस मस्जिद का, उसमें कई लीडर्स के अगेंस्ट पता है क्या चल रहा है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस। उस पर अभी जजमेंट नहीं आया है, वो जजमेंट आना बाकी। तो मंदिर के बनने का जजमेंट आ चुका है, ठीक, और मस्जिद किसी और जगह बनेगी, उसके लिए लैंड मिलेगा, वो सब आ चुका है। पर जो बाबरी मस्जिद गिराने का था, जिसको गलत माना सुप्रीम कोर्ट ने, उसका एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा है। उसके लिए एक अपडेट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया किसको? सीबीआई कोर्ट को, विच इज ट्राइंग, या जिन पे जो मतलब जिस कोर्ट में केस चल रहा है, अगेंस्ट मेनी सीनियर बीजेपी लीडर्स फॉर द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, टू डिलीवर द जजमेंट बाय अगस्त 31, 2020। लीडर्स कौन है, उनके नाम देख लीजिए। प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड उमा भारती। They are accused of criminal conspiracy which led to the demolition of
16th century Babri Masjid by कार सेवक्स इन अयोध्या ऑन 6 दिसंबर 1992। ठीक है, और इस सीबीआई कोर्ट के जज कौन है? एस के यादव। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सीबीआई कोर्ट को बोला है, जिसके जज एस के यादव जी हैं, कि भाई ये जो डिमोलिशन बाबरी मस्जिद का हुआ था, उसका जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा है एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड उमा भारती के अगेंस्ट, उसको आप 31 अगस्त 2020 तक वाइंड अप करके जजमेंट दीजिए, जल्दी खत्म हो जाए। तो उसके लिए डेडलाइन क्या दी गई है? 31 अगस्त 2020। और उन्होंने बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंस का यूज करिए, फैक्ट्स इकट्ठे करिए, जो भी करिए, पर जल्दी से 31 अगस्त तक 2020 तक जजमेंट दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मुझे बतानी थी, जो हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं, बाबरी मस्जिद और अयोध्या वर्डिक्ट, इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा वर्डिक्ट, क्योंकि वर्डिक्ट पहले भी आ चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आया था, सुप्रीम कोर्ट का भी आया था, मैं इस पे कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं जिसमें पूरी क्लैरिटी दी है मैंने। बाबरी मस्जिद के बनने से लेके अभी इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट तक सारी पॉलिटिकल इवेंट्स और सारे जुडिशरी के इवेंट सब कुछ कवर किया है मैंने अपने वीडियो में। वो वीडियो चैनल पर मिल जाएगा आपको, पर उस अयोध्या वर्डिक्ट वाले का जो वीडियो का लिंक है वो मैं इस वाले आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो का वो भी देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सिंपल भाषा में पूरा एग्जॉस्टिवली समझाया है अयोध्या वर्डिक्ट को, उसमें ये कहानी भी आएगी जिसको आप इस न्यूज से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस वाले वीडियो का लिंक आपको इसी वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, अभी मैं पेस्ट कर दूंगा, इसके बाद वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। मैंने उस वीडियो के टाइम पे भी बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी कुछ बोलेगी इसके बारे में, और देखो यहां पे हो गया, इन द सेंस कि जल्दी रिजल्ट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट करा है यहां पे। समझ गए? तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फोर्थ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट खबर, इस खबर को आप बहुत इंपॉर्टेंटली स्टेट कर सकते हो, एसेज वगैरह उन सब में थोड़ा फोटो छोटा करा जाए। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आप देखिएगा फ्रेंड्स। आप जानते हैं ना कि अभी यूएस और तालिबान के बीच में पीस डील हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग यूएस तालिबान की तो डील हो चुकी है पीस वाली, अब अगली डील या मीटिंग किसके बीच में होगी? तालिबान और जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उनके बीच में। वो लोग आपस में बातें करेंगे, जिसमें पावर शेयरिंग डील होगी, कुछ प्रिजनर एक्सचेंज करे जाएंगे। ये डेवलपमेंट अफगानिस्तान में चल रहे हैं, जो हमारा नेबर है। ठीक है, और जो यूएस तालिबान की डील कराई, उसमें बीच में पाकिस्तान ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूएस और तालिबान की बात करवाने में। ठीक है, पर इस पूरी कहानी में ये जो अफगानिस्तान में पीस रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस चल रहा है, कि यूएस अपनी फोर्सेस हटाना चाहता है और पूरी चीजें हैंडओवर अफगानिस्तान और तालिबान को हो जाएगी, उनके आपस में अग्रीमेंट होगा। इस पूरे प्रोसेस में इंडिया का रोल अभी तक, भाई हमारी कंट्री ने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट में काफी काम करे हैं, लाइब्रेरी, डैम, बहुत कुछ बनाया है, पर इस पीस प्रोसेस में हमारा रोल नहीं है, पाकिस्तान का रोल है। पर अफेक्ट तो हमको भी करेगा जब यूएस फोर्स चली जाएगी। तो इस कारण से उस पूरी कहानी में कि इंडिया को अफगानिस्तान प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पूरी कहानी में ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैकग्राउंड समझ गए ना? अब देखो कहानी, जो यूएस तालिबान डील हुई थी, उस डील को यूएस की तरफ से पता किसने साइन किया था? उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने, उनका नाम देखिएगा, यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान रिकॉन्सिलेशन, उनका नाम है ज़ैल्मे खलीलजाद। फोटो देख लो, ज़ैल्मे खलीलजाद। खबर यह है कि ज़ैल्मे खलीलजाद जी जो है वो दिल्ली आए थे, थर्सडे को मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान पीस या अफगानिस्तान रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस के, मिस्टर ज़ैल्मे खलीलजाद, वो इंडिया आए थे और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। क्या हुए वो देख लीजिए। कोई पैक्ट नहीं हुआ, पर जो इंटरेक्शन हुआ, मीटिंग हुई, उनसे डायरेक्शन मिला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खलीलजाद जी ने इंडिया की सरकार के साथ क्या बात करी? देयर वर डिस्कशन ऑन इंडियाज रोल इन अफगानिस्तान रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस, और ज़ैल्मे जी ने क्या बोला है? ही हैज अर्ज्ड इंडिया फॉर अ डायरेक्ट डायलॉग, सो ही हैज अर्ज्ड फॉर अ डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड तालिबान। ठीक है, अब हम लोग का ऑफिशियल स्टेटस क्या है इस वक्त? हम लोग अफगानिस्तान सरकार को अपना दोस्त मानते हैं और उनसे सीधी बात भी करते हैं। एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज हेडेड बाय, कौन है हेड? अशरफ घानी। ठीक है, वो वहां के हेड है। अब पर हम लोग तालिबान से बात नहीं करते, पर ज़ैल्मे जी ने क्या बोला कि अब आपको तालिबान से भी बात करनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यूएस हैज पब्लिकली सजेस्टेड अस कि इंडिया को तालिबान से एंगेज या बात करनी चाहिए, पहली बार ऐसा हुआ है। और हम क्यों नहीं बात करते तालिबान से? क्योंकि इंडिया स्टिल कंसिडर्स तालिबान एज अ टेररिस्ट ग्रुप विच हैज अलाइड टू पाकिस्तान, इसलिए वी हैव नो टॉक्स एंड एंगेजमेंट विद तालिबान। पर अब यूएस वाला बंदा खुद बोल रहा है हमको कि आप सीधे अब तालिबान से बात करना शुरू करो,
तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से तो बहुत बातें करते हैं, सीधा एंगेजमेंट रहता है उनसे, टॉक्स रहती है, पर हम तालिबान से बात नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जो पाकिस्तान से मिली हुई है, और थोड़ी गड़बड़ है भी। आपको पता है यूएस तालिबान की पीस डील होने के बाद भी तालिबान कितना अटैक्स करवा रहा है अफगानिस्तान में, तो ये लोग मानते भी नहीं है। तो गड़बड़ तो है वहां पे, पर सबकी मजबूरी है। अब उसमें हम भी फंस रहे हैं किसी तरह से। अब हाउ विल वी टेक दिस फॉरवर्ड, बिकॉज ऑफिशियली कभी तालिबान से हमने बात नहीं करी है, पब्लिकली तो ऐसा कभी कोई इंटरेक्शन ऐसा हुआ नहीं है, कोई मीटिंग इस तरह से नहीं हुई है। अब यूएस बोल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। ठीक है। काफी अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं हमारे, जो एस जयशंकर जी हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, या अजीत डोवाल जी हैं। ये सब लोग देखते हैं अब क्या सोच के डिसीजन निकालते हैं। काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होंगे वैसे, जब यूएस खुद ही बोल रहा है, तो अब देखना पड़ेगा आगे कैसे कहानी चलती है। बट ये एक लैंडमार्क चीज आप मान सकते हो। बैकग्राउंड समझ में आ गई ना फ्रेंड्स? देखो, खबर तो आपको 1 मिनट में बता सकता हूं मैं, पर बिना बैकग्राउंड की खबर का मतलब नहीं होता, इसलिए थोड़ा मैं समय देता हूं बैकग्राउंड समझाने के लिए। जब तक बैकग्राउंड कहानी समझ में नहीं आएगी ना, ये 2 लाइन की न्यूज किसी काम की होती नहीं। इससे थोड़ा समझाना मुझे पड़ता है। खबर क्लियर हो गई? अब देखते हैं आगे क्या कहानी इंडिया लेता है, उसका उस न्यूज का वेट करेंगे हम लोग। चलो, ये फोटो बता दिया था मैं आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर, फैक्चुअल सवाल है बट वेरी इंपॉर्टेंट। अपग्रेडेशन ऑफ डिफेंस एयरफील्ड्स की बात यहां पे हो रही है, तो फैक्चुअल सवाल है, पढ़ लीजिए एक बार। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ₹1200 का कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड टाटा पावर एसईडी के बीच में। व्हाट इज एसईडी? स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन। ये एक डिवीजन है टाटा पावर की। ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस चीज के लिए हुआ है? सिंपल से काम के लिए हुआ है। मतलब काम सिंपल नहीं है, बट समझना सिंपल है इसको। सेकेंड फेज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 37 एयरफील्ड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। इनके 37 एयरफील्ड्स को मॉडर्नाइज करने वाला काम अब टाटा पावर एसईडी करेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या काम होगा? इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न एयरफील्ड इक्विपमेंट्स, जिसमें कुछ उनके नाम देख लीजिए, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो भी हाईटेक टाइप के हैं, उनके नाम। कैट 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे। कैट ओ सॉरी कैट 2 एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम, ये कुछ एडवांस सिस्टम के नाम है, इनको इंस्टॉल करा जाएगा। तो ये काम टाटा पावर एसईडी करेगा। ये 1200 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, ये भी कई बार फॉर एग्जांपल बैंक और एसएससी एग्जाम में अमाउंट, खासकर बैंक एग्जाम में अमाउंट पूछ लेते हैं कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए ये फैक्ट भी जरूरी होगा। समझ गए? फैक्चुअल सा बात है, बट ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। अब एक फर्क देखा आपने, ये खबर एनालिसिस के लिए जरूरी है, एनालाइज करने के लिए सिचुएशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये खबर एनालिसिस के लिए जरूरी नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए जरूरी हो जाती है। तो हर खबर का पर्सपेक्टिव अलग होता है, पर जरूरी हर खबर होती है, ये वाली भी जरूरी है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक बड़ी अच्छी खबर है बॉर्डर एरिया से, एंड ऑल्सो फॉर द रिलीजियस, एक कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है उनके लिए, जो जाना चाहते हैं। सो एक नई रोड बनी है कैलाश मानसरोवर के लिए, बहुत ही मान्यता है इस यात्रा की, एंड बहुत ही मानी हुई यात्रा है ये। ठीक। चलिए, और बहुत टफ यात्रा, अब तो खैर रोड वगैरह बन गई है, बट ये बहुत टफ यात्रा पहले मानी जाती थी, अभी भी कुछ एंगल्स इसमें टफ है। खबर देख लीजिए। सो एक 80 किलोमीटर की रोड को इनॉग्रेट करा गया है। ठीक है। इनॉग्रेट किसने किया है? इनॉग्रेटेड बाय अवर डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। और ये रोड बनाई किसने है? बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब रोड क्या वो देख लीजिए। इट इज अ 80 किलोमीटर रोड, लॉन्ग रोड, फ्रॉम धारचूला टू लीपू लेक। और लीपू लेक के पास ही क्या है? हमारा चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। ठीक है। ये उत्तराखंड स्टेट की बात हो रही है, उत्तराखंड। ठीक है। और इस कारण से ये रोड किसका रोल प्ले करेगी? इट विल एक्ट एज अ न्यू रूट फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है। और ये रोड किसके थ्रू पास हो रही है? थ्रू लीपू लेक पास। तो लीपू लेक पास, या दर्रा जो बोलते हैं ना, पास, वहां से निकलती हुई रोड है 80 किलोमीटर्स की, और एक कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। इट्स अ न्यू रूट। नाउ दिस रोड इज वेरी क्लोज टू एलएसी। ध्यान रखिए, एलओसी जो बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो पाकिस्तान के साथ है, और एलएसी जो होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना के साथ। ठीक है। इंडिया चाइना बॉर्डर, एलएसी, ये उसके काफी क्लोज है। अब इसके कारण, इस रोड के कारण, मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश पर्वत का नाम है, मानसरोवर लेक का नाम है। ठीक है। इस यात्रा में एक ओम पर्वत भी पड़ता है, जिसमें एक्चुअली बर्फ से ओम लिखा हुआ है। गूगल करिएगा ओम पर्वत, उसमें बर्फ से नेचुरल स्ट्रक्चर से ओम लिखा हुआ है। ठीक है। एक्चुअली माय फादर वेंट टू कैलाश मानसरोवर यात्रा कई सालों पहले, 1990s के एंड में गए थे, तो तब उन फोटोज वगैरह भी काफी लाए थे। कभी किसी पीपीटी में अगर मैं उनके फोटो आपको दिखा पाऊं, वो पूरी यात्रा के, तो मैं बताऊंगा।
बड़ी टफ जर्नी थी, तो थोड़ी आसान हो गई है। तो वहां पे आप गूगल करना आज, ओम पर्वत। बिल्कुल आपको मतलब आप यूल बी इंप्रेस की यार, किसी पर्वत में ओम लिखा हुआ है, बड़ी बात है। ठीक है, खैर डिटेल में उसके बाद में बात करेंगे। अब यात्रा 1 हफ्ते में पूरी हो सकती है, पर इस रोड के पहले 2 से 3 हफ्ते लगते थे, 2 to 3 वीक्स। अब सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाएगा। एंड ज्यादातर में व्हीकल अलाउड है, एक्सेप्ट देर इज अ 5 किलोमीटर ट्रैक ऑन द चाइनीज साइड अक्रॉस द लिपू लेक पास। उसमें ट्रैक करना पड़ता है, बाकी ट्रैवल तो व्हीकल या गाड़ी में हो जाती है। ठीक है, और लिपू लेक पास जानते हैं किसे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स इंडिया विद, ये तिब्बत लिखा हुआ है, इट कनेक्ट्स इंडिया विद द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। तो इंडिया चाइना को कनेक्ट करता है। चाइना का जो तिब्बत ऑटोनॉमस एरिया है उससे इंडिया कनेक्ट होता है। यहां पे नेपाल भी इस एरिया के बहुत आसपास है। समझ गए? इतनी जानकारी काफी रहेगी। 80 किलोमीटर की रोड धारचूला से लीपू लेक। अब एक बार लीपू लेक पास की लोकेशन देख ले। ये लोकेशन है उत्तराखंड में, यहां देख रहे हो? ये थोड़ा जूम इन करूं, ये देखिए, ये उत्तराखंड स्टेट है, ये तिब्बत एरिया, ये नेपाल, यहां पे लीपू लेक पास, यहीं पे रोड बनी। ठीक है, अब एग्जैक्ट रोड की मैपिंग की जरूरत नहीं है, एक ब्रीफ, एक मतलब सतही तरह से आप लोकेशन याद कर लो, उतना काफी रहेगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर। चलिए, अब यहां पे एक और स्कीम के बारे में अपडेट आया है, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। स्कीम का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो राशन कार्ड एक ही चलेगा पूरी कंट्री में। पहले स्कीम के बारे में पढ़ लो, फिर मैं आपको अपडेट बता दूं कि आज खबर क्या है। अकॉर्डिंग टू द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जो बेनिफिशियरीज है राशन कार्ड के, बेनिफिशियरीज वुड बी एबल टू अवेल देयर इंटाइटल्ड फूड ग्रेन अंडर द एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री। और ये स्कीम अनाउंस कब करी थी? जून 2019 लास्ट अनाउंस करी गई थी। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप एनएफएसए के अंडर पूरे इंडिया में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से राशन ले सकते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इंप्लीमेंटेशन में, उसके बारे में आर्टिकल आज का आया है। तो बैकग्राउंड समझ गए स्कीम के बारे में। अब आज की खबर पढ़ो। ये अपडेट किसने दिया है? जो हमारे फूड मिनिस्टर है मिस्टर रामविलास पासवान। उन्होंने बोला है कि अराउंड 60 करोड़ पीपल हैव बीन कवर्ड अंडर सेंटर्स राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम। मतलब एक ही राशन कार्ड हर जगह चलता है, तो आप क्या बोल सकते हैं? राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, मतलब एक ही। ठीक, अब इस स्कीम में 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव ज्वाइंड, और 3 और स्टेट ज्वाइन करने वाले हैं जून तक। ठीक है, बट उन्होंने बोला कि जो अभी भी इंटर स्टेट का यूज है स्कीम का, वो काफी कम हो रहा है। तो जो इंटर स्टेट का यूज, जो मेन पर्पस है स्कीम का, इंटर स्टेट खासकर यूज, वो कम चल रहा है। उसके 2 रीजन बताया उन्होंने। एक तो लैक ऑफ नॉलेज, इस कारण से कम हो रहा है। एक और चीज, कोविड-19 की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम कई जगह पे भी सस्पेंड करे गए हैं। इस कारण से भी, क्योंकि बायोमेट्रिक बेस्ड पूरा स्कीम था, तो क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम सस्पेंड करे गए हैं, इस कारण से इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है, और थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज भी स्कीम के बारे में। इस कारण से थोड़ा इंटर स्टेट यूजेज अभी कम हो रहा है। ये अपडेट है इस खबर का आज का। ठीक है, आगे चलते हैं। यह फोटो देख सकते हैं मिस्टर रामविलास पासवान जी का। चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स यहां पे। ये कल भी थी, आज भी थी, तो मैंने सोचा इसे कंपाइल करके आज पूरा बता दूं मैं आपको। कई स्टेट्स, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, काफी और स्टेट्स ने लेबर लॉस को डाइल्यूट किया है। कुछ लेबर लॉस का इंप्लीमेंटेशन हटा दिया है या डाइल्यूट किया उनको, इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, इंडस्ट्री को रिकवर करने के लिए। अब कुछ लोग इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इस डिसीजन को अपोज कर रहे हैं। अब सपोर्ट और अपोज में बाद में बताऊंगा आपको, पहले आप डाइल्यूशन का एग्जांपल देखिए। ये कल की खबर है द हिंदू न्यूज़पेपर की, जिसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो चेंजेस करे हैं लेबर लॉज में, उसका थोड़ा इनसाइट देख लो। आपको हर पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, पर एक इनसाइट समझ में आना चाहिए कि लेबर लॉज कैसे चेंज हो रही है। फिर मैं बताऊंगा कि कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये एमपी का बता रहे हैं, ऐसे ही काम यूपी वगैरह में भी और कुछ और स्टेट में भी हुआ है। क्या चेंज करा है उसको डिटेल में देखते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। यहां देख लो। सो मध्य प्रदेश ऑन थर्सडे हैव अलाउड, अब देखिए, अलाउड एम्प्लॉयर्स टू इंक्रीज द वर्किंग आवर्स इन फैक्ट्रीज बाय 4 आवर्स। तो पहले 8 घंटे था, अब 4 घंटे बढ़ा दिया, कितना हो गया? 12 घंटे। ठीक है, सो इट हैज ऑल्सो अलाउड अप टू 72 आवर्स अ वीक इन ओवर टाइम। ठीक है, तो बेसिक वर्किंग आवर्स 8 से बढ़ा के 12 घंटे कर दिए गए हैं। अब यहां पे कुछ कंडीशन बोली गई हैं। द इंक्रीज्ड वर्किंग आवर्स आर एप्लीकेबल ओनली इफ एम्प्लॉयज आर विलिंग टू वर्क एंड दे मस्ट बी पेड फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम का अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो ये चेंजेस अनाउंस करे हैं लेबर लॉज में। चेंजेस कुछ और भी हैं, जल्दी से पढ़ते हैं सारे चेंजेस याद नहीं करने, बस समझते जाना आप इसको। ठीक है, सो
Newly opened industrial units can organize third party inspections. They will be exempted from the requirement of keeping registers and inspections. Industries can change shift at their convenience. एक चीज और, new industries will be exempted from all the sections of the Factories Act 1948 except these sections. तो कुछ सेक्शन तो लागू होते रहेंगे पर कई सेक्शन से एग्जेम्प्ट करा गया इंडस्ट्रीज को, ठीक है, सारे नहीं, कुछ हटाए गए हैं, ठीक. We have relaxed the sections for 3 months and we have proposed to the center to extend the relaxation for 1,000 days. ये कहा है शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, ठीक है. कुछ और चेंजेस है वो पढ़ लो एक बार. The new units will be exempted from the entire section in the act on the right of workers that. अब the new units will be exempted किस चीज से? इस right to worker से, which empowers the worker to obtain details of their health and safety work. Further, the employer is not bound to provide to worker ventilation, lighting, toilet, sitting facility, first aid box, protective equipments, canteens, crutches, weekly holidays and interval of rest. तो कुछ exemptions दिए गए हैं नई फैक्ट्रीज को. उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ अडल्ट एंड चाइल्ड वर्कर्स एंड अलाउइंग फॉर एडवांस पेमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू न्यू यूनिट्स. अब इस पूरी कहानी का एम क्या है वो समझिएगा. मिस्टर चौहान जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या कहा है? The aim was to generate employment opportunities, encourage industrial activity, bringing investment, protecting the rights of workers, bringing about transparency in the administrative process, re-rail the industries hit by COVID-19 and convert the challenges of a distressed economy into opportunities. ठीक है, ये इस तरह के कुछ चेंजेस करे गए हैं. एक बात और देख लो. The government has said that factory registration will be done in a day instead of 30 days. एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. And if the official concerned does not give the go ahead within a day, he will have to pay a fine to the aggrieved firm. ठीक है. And the license shall be renewed after 10 years instead of a year. तो लाइसेंस रिन्यूअल भी 1 साल में नहीं 10 साल में होगा. और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए. The state government has proposed to the center to change the definition of factories. क्या चेंज की रिक्वेस्ट करी है? Those using electricity in the manufacturing process and employing at least 20 workers should be registered against the existing condition of those using electricity and employing at least 10. तो अभी फंडा कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में बिजली यूज कर रहे हो और कम से कम 10 लोग तो फैक्ट्री बन जाओगे. इन्होंने क्या बोला है कि बिजली यूज करना और 20 की लिमिट बनाने को बोला कि अगर लेबर्स का नंबर 20 और से ज्यादा है तो रजिस्टर करना चाहिए फैक्ट्री की तरह. तो देख रहे हैं आप, इस तरह के चेंजेस यहां पे करे हैं कि एक चीज इसमें और, हाँ, ये मेनी फर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड वांट टू रीलोकेट नाउ एंड वी वांट टू इनवाइट देम हियर. तो कई कंपनी शिफ्ट कर रही हैं, उसका फायदा इंडिया और मध्य प्रदेश उठाए, फायदा मिले, इसलिए सब चेंजेस करेंगे. तो अब देखा, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल द चेंजेस, बट एक इंसाइट या अप्रोच या कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चेंज है. ठीक है, अब ये रहे. अब ये कल का आर्टिकल था हिंदू का, अब ये आज का है. 2 आर्टिकल मिले आज मुझे, एक सपोर्ट में एक अपोज में. सपोर्ट वाला पढ़िए पहले. There is a plea to the government to suspend labor laws for 2-3 years, 2 to 3 years. ठीक है, ये एम्प्लॉय एसोसिएशन ने बोला है, एसोसिएशंस ने, सॉरी. सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 12 एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन and industry bodies on Friday have asked the government to suspend labor laws for the next 2 to 3 years. ठीक है, to help industry come out of the present crisis. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट इशू हुआ है फ्रॉम द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की, ऐसा रिक्वेस्ट करी गई है मिनिस्ट्री को. द एसोसिएशंस मेड द डिमांड ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द लेबर मिनिस्टर मिस्टर संतोष कुमार गंगवार. ठीक है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स. दिस वाज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अमंग द सजेशंस, अब देख लीजिए सजेशन क्या दिए गए मिनिस्ट्री को. थोड़ा फोटो बड़ा कर लिया जाए आपको. हाँ, अमंग द सजेशंस given by the employer associations were relaxation of the Industrial Dispute Act in order to treat the lockdown period as layoff, treating wages paid during this period as a CSR मतलब corporate social responsibility funding, increasing the maximum workforce to 50% from the 33% upon reopening, and suspending labor laws except those governing the minimum wages, bonus and statutory dues. तो कुछ लेबर लॉ सस्पेंड होनी चाहिए, वर्कफोर्स 33% नहीं 50% अलाउड होना चाहिए. इस लॉकडाउन में जो पैसा मतलब जो सैलरी दी गई है, ये देखो, वेजेस
पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन इट शुड बी ट्रीटेड एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो लाइबिलिटी थोड़ी कम हो जाए वहां पे। और बाकी चीजें जो रिलैक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो सब बातें करी गई हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि इस तरह से इंडस्ट्री रिकवर करेंगी। अब कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं, वो देख लीजिए। पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, बस एक पैरा पढ़ेंगे। सो 8 पॉलिटिकल पार्टीज पैन डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज, दे हैव रिटन अ जॉइंट लेटर टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिटन टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रोटेस्टिंग द डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज, इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग द डेली वर्किंग आवर फ्रॉम 8 to 12 आवर्स इन 6 स्टेट्स, जैसे मैंने आपको एमपी का बताया था। बाकी मतलब टोटल 6 स्टेट्स ने किया, और भी स्टेट्स करेंगे शायद। एंड इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बैटलिंग कोविड-19 दिस लेटर हैज बीन साइंड बाय, किसने भेजा है वो देख लीजिए। सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सीताराम येचुरी, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा, सीपीआईएमएल जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य, और काफी और लोगों ने यहां पे भेजा, पूरी लिस्ट यहां पे दी हुई है। ठीक, उन्होंने क्या बोला है, अब उनका दूसरा पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। रिड्यूसिंग देम टू दिस स्टेटस, लेबर्स की बात हो रही है, इज नॉट मेयरली अ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स नलिफिकेशन। ठीक है, अब ये चेंजेस करें उसकी बात हो रही, जो पहले बता चुका हूं मैं आपको। ठीक, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दे हैव एक्सटेंडेड द वर्क आवर्स फ्रॉम 8 to 12 विदाउट अमेंडिंग द फैक्ट्रीज एक्ट। अब ये सब मैंने बताया था आपको। ठीक, यूपी क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूपी हैज सस्पेंडेड ऑल लेबर लॉज एक्सेप्ट 3 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, और एमपी का तो पूरा बता ही चुका हूं मैं आपको। ठीक है, एंड ये पूरी कहानी है। हाँ, उन्होंने ये बोला है, हाँ तो ये बोल रहे हैं कि वो सरकार जो है, डाइल्यूटिंग लेबर राइट सीम्स टू बी द लॉजिकल logic employed by your government at the center and by some state governments, rather than concentrating on fighting the pandemic by augmenting our health facilities and protecting our doctors and health workers and taking care of the people requirement। तो बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि सरकार को इस समय ये नहीं करना चाहिए, उन्हें कोविड-19 को फाइट करने के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि हेल्थ वर्कर्स, कोविड-19 के जो हमारे वॉरियर्स हैं उनकी सेफ्टी, जनता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए काम करना चाहिए। उसकी जगह सरकार ये काम कर रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। ठीक है, तो कहानी क्लियर हुई। ये चेंजेस एक स्टेट का बाकी स्टेट ने भी करे हैं। ये प्रो या सपोर्ट वाली बात, ये अपोज वाली बात। तो यहां पर भी टाइम इसलिए लिया फ्रेंड्स मैंने कि मैं आपको एक एंगल नहीं बताना चाहता, पहले खबर बताई, फिर प्लस और माइनस दोनों एंगल देख लिया आपने, तभी कहानी पूरी होती है। इसलिए मैं तीनों आर्टिकल लाया हूं आपके लिए। अब आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से क्लियर है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन यस कर रहा है कौन नो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर वाला केस देख लीजिए, सिंपल सा केस है। सो मणिपुर में एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन का चक्कर चल रहा है, उसके बारे में देख लीजिए। सो मणिपुर के जो असेंबली है उसके स्पीकर जो हैं युमनान खेमचंद जी, उन्होंने फ्राइडे को he has reserved his decision on the disqualification of 7 Congress MLAs who have been supporting BJP-led coalition government in the state। इशू क्या है अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है, Congress had approached the Supreme Court for disqualification of 7 MLAs who helped the BJP, BJP was 10 short of majority in the 60-member assembly, form the government while continuing to be with the Congress। तो थे कांग्रेस पार्टी में, फिर भी बीजेपी को मेजोरिटी तक पहुंचाने के लिए ये सपोर्ट कर रहे थे। ये पूरा केस चल रहा है जिसमें स्पीकर डिसीजन लेंगे। सो मिस्टर खेमचंद अकॉर्डिंग टू, अब यहां पे ही हैज हर्ड द केसेस ऑफ 7 MLAs एट द स्पीकर्स ट्रिब्यूनल which was formed under 10th schedule of the constitution, but he kept his decision reserved soon after the tribunal began at 11 a। ठीक है, अब वो डिसीजन कब बताते हैं ये देखना पड़ेगा। एक पुराना अपडेट अगर आपको याद हो, ऑन March 28 the speaker had, in deference to the court's order, disqualified former forest minister Thonjam Shamkumar who had defected to the BJP। ये खबर मैंने कुछ हफ्तों पहले वाले वीडियो में भी कवर करी थी इनके बारे में। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर को इन डिफरेंस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया था, जो बीजेपी में डिफेक्ट कर गए थे। और अब इन 7 MLAs की बात आ रही है। डिसीजन अभी रिजर्व्ड है स्पीकर द्वारा, डिसीजन जब लिया जाएगा तब हमें अपडेट चेक करना पड़ेगा, बट फिलहाल स्टेटस इस तरह का। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 9, छोटा सा एक पॉइंट है। अब इंटरनेशनल के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, जल्दी से इसको कवर करेंगे। अब देखिए, यूएस और चाइना हैव डिसाइडेड टू गो अहेड विथ फेज 1 ऑफ देयर ट्रेड डील। इनके बीच में ट्रेड डील साइन हुई थी यूएस और चाइना के बीच में जनवरी 2020 के बीच में। अब उसका फेज 1 आगे बढ़ेगा, ऐसा डिसाइड किया है यूएस ने और चाइना ने। ठीक है,
दिस इज डिस्पाइट द रीसेंट टेंशन ओवर कोविड-19 पैंडेमिक। अब एक तरफ ये लोग लड़ते रहते हैं, यूएस और चाइना। यूएस बोलता है कि कोरोना वायरस चाइना की लैब से शुरू हुआ था, चाइना रोक सकता था। चाइना बोलता है कि भाई यूएस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने कंट्री में उसका स्प्रेड, इसलिए हमको ब्लेम कर रहा है। तो कोविड-19 के मामले में तो लड़ते रहते हैं, पर इस मामले में ट्रेड डील जो करी उसमें आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो बड़ा ही दोनों चीजें चलती रहती हैं। खैर, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये चीज अच्छी है कि दोनों कंट्री साथ में चल रही हैं। तो उम्मीद नहीं थी, पर क्योंकि लड़ते रहते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, फिर चाइना ने प्रोटेस्ट किया, उसके बावजूद ये लोग ट्रेड डील में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और डेटा अमेरिका से। अमेरिका में जॉब लॉस बहुत हाई है, उसका एक डेटा है, तो मैं बता दूं आपको। इस पॉइंट को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सवालों में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी अपने आंसर को एलैबोरेट करने के लिए। यूपीएससी का मेंस हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पे आते हैं, ऐसे एग्जाम्स हो गए, या जीडीपीआई या फिर इंटरव्यूज में आप बता सकते हैं। फैक्ट देख लीजिए। अप्रैल में, कहां गया, हाँ, अप्रैल में यूएस की इकोनॉमी में 20.5 मिलियन जॉब लॉस हुए हैं। 20.5 मिलियन जॉब लॉस हुए हैं। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 20.5 मिलियन जॉब लॉस यूएस इकोनॉमी में अप्रैल में हुए हैं। दिस इज द स्टीपेस्ट राइज सिंस ग्रेट डिप्रेशन। तो 1930s के आसपास ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, उसके बाद सबसे स्टीपेस्ट राइज है जॉब लॉस का। ठीक, और इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.7% है वहां पे। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.8% था नवंबर 1982 में। यह फिगर अभी का उससे भी ज्यादा है। तो हालत खराब है वहां पे। अब किस तरह से इकोनॉमी रिकवर करती है वो देखना पड़ेगा। चलिए एक और सवाल डिफेंस की फील्ड से, यूएस रिलेटेड। पेट्रियट मिसाइल यूएस की है। तो यूएस ने अपनी पेट्रियट मिसाइल जो उसने सऊदी अरेबिया में रखी हुई थी, वहां पे इंस्टॉल करके रखी थी, वो हटा ली है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सो यूएस पुल्स आउट पेट्रियट मिसाइल सिस्टम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ईरान से एक्चुअली पूरी कहानी क्या थी वो देख लीजिए। सितंबर 2019 में सऊदी अरेबिया की जो कंट्री है, जो यूएस का अलाई है, दोस्त है, उस कंट्री के कुछ ऑयल रिफाइनरी इंस्टॉलेशन पर अटैक हुआ था। और कंपनी कौन सी थी? अरामको कंपनी थी। ये सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। तो इनके ऑयल रिफाइनरी इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ था, विच सीवियरली हैम्पर्ड द ऑयल प्रोडक्शन इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का। ऑलमोस्ट कैपेसिटी आधी हो गई थी, प्रोडक्शन आधा हो गया था। ठीक है, और इस अटैक का ब्लेम ईरान पे लगाया गया था। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया पे उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे हुआ था, और इसीलिए यूएस ने इन मिसाइलों को सऊदी अरेबिया में रखा हुआ था। अब ईरान से थ्रेट कम हो गया है, वो थ्रेट वेन हो गया, मतलब कम हो गया है। इसलिए यूएस ने अपनी पेट्रियट मिसाइल अब वापस लेने का डिसीजन ले लिया है। ठीक, एक तो इश्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, पेट्रियट मिसाइल कौन सी कंट्री की है, इस पे वन वर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि पेट्रियट मिसाइल कौन सी कंट्री की। आंसर यूएस होगा। ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट खबर इंटरनेशनली। वर्ल्ड वॉर टू जो 1945 में खत्म हुई थी, उसको खत्म होने के अब 75 ईयर्स हो चुके हैं। सो 8 मई को वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने की 75th एनिवर्सरी थी। सो यूरोप और यूएस मार्क्ड द 75th एनिवर्सरी ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ठीक, एंड सारे लीडर्स ने अर्ज किया है कि दैट द वर्ल्ड शुड यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, अब इस दिन को एक नाम से जाना जाता है, हम उसे वीई डे बोलते हैं। वीई डे, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि वीई डे क्या होता है। वीई डे का मतलब होता है विक्ट्री इन यूरोप डे, और ये वीई डे 8 मई 1945, मतलब ये 8 मई को सेलिब्रेट होता है। ठीक, और इसका एक्चुअल डे क्या था जो विक्ट्री ने यूरोप वाला है? 8 मई 1945 को था विक्ट्री इन यूरोप डे। और उस दिन हुआ क्या था? हम उसे विक्ट्री इन यूरोप डे क्यों बोलते हैं, उसका रीजन देख लीजिए। विंस्टन चर्चिल, जो उस टाइम के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ही मेड एन अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो एट 3 PM on 8th May 1945 that the war in Europe has came to an end following the surrender of Nazi Germany a day before। तो जर्मनी के सरेंडर एक दिन पहले हो चुका था, इसलिए 8 मई को 1945 में उस समय के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने दिन के 3 बजे अनाउंस किया था रेडियो में कि अब यूरोप में लड़ाई खत्म हो गई है। इसीलिए उसे सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री इन यूरोप डे, जिसकी अब 75th एनिवर्सरी थी, जिसको यूएस और यूरोप ने सेलिब्रेट किया। बस इतनी कहानी काफी रहेगी। चलो, ये उस टाइम एक फोटो देख सकते हैं आप, उसी टाइम का। ये आप देख रहे हैं, ये जो
पोस्टर पकड़े, इट्स वीई डे, जिसकी मैं बात करता हूं वीई डे क्या होता है, ठीक है। उसी का पोस्टर यहाँ पे देख सकते हैं, और ये विंस्टन चर्चिल का फोटो आप देख सकते हैं, उस टाइम के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। चलिए आगे चलते हैं। अब देर आर जस्ट 2-3 वेरी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, बस 3-4 न्यूज और बची हैं, जल्दी से वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आजकल जियो में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक कंपनी ने और इन्वेस्ट कर दिया है यहां पे, जिसका नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। अब पहले कहानी देख लो। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट कौन से हो चुके हैं जियो में? फेसबुक इन्वेस्ट कर चुका है, अप्रैल 22 की बात है, 22 अप्रैल की बात है, 22 अप्रैल में फेसबुक में इन्वेस्ट किया था। कितना इन्वेस्ट किया था? ₹43,574 करोड़, जिसमें उसने 9.99% स्टेक खरीदा जियो में, ठीक है। उसके बाद एक सिल्वर लेक कंपनी है, उसने इन्वेस्ट किया था कितने रुपए? 5,655.75 करोड़। इस पैसे को इन्वेस्ट करने में जो सिल्वर लेक ने वैल्यूएशन किया था जियो का, इक्विटी वैल्यूएशन जियो का, वो फेसबुक के कंपैरिजन में 12.5% प्रीमियम पे था। ये खबर मैं 2-3 दिन पहले कवर कर चुका हूं, आई थिंक 2 दिन पहले कवर किया था, ऐसा कुछ था। तो इस कारण से इन इन्वेस्टमेंट से, खासकर फेसबुक के इन्वेस्टमेंट से, जियो का वैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो जो बाकी इन्वेस्टर्स बाद में आ रहे हैं वो और प्रीमियम पे खरीद रहे हैं शेयर, ठीक है। अब एक तीसरी कंपनी भी आ गई है, विस्टा इक्विटी पार्टनर। ये एक यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है। इट विल इन्वेस्ट ₹11,367 करोड़ इन जियो, और उनको मिलेगा 2.32% स्टेक। इस डिसीजन के बाद अगर मैं जियो प्लेटफॉर्म के लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उसमें 3 नाम कौन से होंगे? सबसे बड़ा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो जियो में इन्वेस्टर है, फिर फेसबुक है, अब कौन आ गया? विस्टा, फेसबुक के बाद। तो ये 3 नाम और थोड़े कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड जो मैंने बताया आपको, कॉन्सेप्ट के, इकोनॉमिक वाले कॉन्सेप्ट के, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये 12.5% जो सिल्वर लेक का है, ये इनका इक्विटी शेयर नहीं है, ये तो प्रीमियम है एज कंपेयर टू फेसबुक का वैल्यूएशन, जिस पे सिल्वर लेक ने 5,655 ₹5,655 करोड़ रुपीस के शेयर का इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये शेयर का परसेंटेज नहीं है, ये प्रीमियम की अमाउंट है, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो, एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट फैक्चुअली कहानी पता होनी चाहिए आपको, वो देख लीजिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब जब किसी अंडरलाइंग कंपोनेंट या चीज के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो उसे डेरिवेटिव बोलते हैं। अब देख लीजिए, ये एक तरह का ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे शेयर है ना, उसी तरह का होता है। अब देखिएगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन, शी हैज लॉन्च्ड रूपी डॉलर फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन द 2 इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। अब किस पे लॉन्च किया वो बाद में बताऊंगा। इंस्ट्रूमेंट क्या है? आईएनआर मतलब रूपी और यूएसडी मतलब यूएस डॉलर्स। तो रूपी डॉलर फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, ये एक तरह का ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डॉलर और रुपीस की बात हो रही है। लॉन्च कहां कर है वो देख लीजिए, ऑन 2 इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, बीएसईज इंडिया आईएनएक्स एंड एनएसईज एनएससी आईएफएससी, ठीक है। और एक कहां लॉन्च करा गया है? गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। आईएफएससी का मतलब क्लियर हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अभी जो गिफ्ट आईएफएससी है, यहां पे लिख देता हूं गिफ्ट आईएफएससी, ये पता है कौन से शहर में? गांधीनगर, विच इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, और आप जानते हैं गांधीनगर और अहमदाबाद ट्विन सिटीज है, मतलब गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में शायद 30 किलोमीटर है कुछ का डिस्टेंस है, मतलब एक हाईवे जाता है, तो बहुत क्लोज, मतलब जुड़ी हुई तो नहीं बोलेंगे बट वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों सिटीज हैं। अहमदाबाद मेन इकोनॉमिक सेंटर है और गांधीनगर कैपिटल है, पर अब वहां पे इतना बड़ा सेंटर खुल चुका है बहुत पहले, और ये बहुत इंटरनेशनल लेवल का फाइनेंशियल सेंटर है, गिफ्ट सेंटर, ठीक है। वहीं पे डील होने वाले दो जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, बीएसईज इंडिया आईएनएक्स और एनएसईज एनएससी आईएफएससी, उसमें ये रुपी और डॉलर का फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करा गया है सीतारमन जी के द्वारा। इतनी कहानी काफी है। उसका फायदा क्या होगा वो देख लीजिए। ओवर द लास्ट डिकेड और सो, अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन द फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू इंडिया हैज मूव टू अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स। तो ये लॉन्च उनको वापस लाने वाला काम करेगा कि इंडिया से रिलेटेड जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो ज्यादातर बाहर के फाइनेंशियल सेंटर्स में चली गई थी, अब वो वापस आएंगी, तो इंडिया का डेवलपमेंट उसमें होगा, ठीक। सो ब्रिंगिंग दिस बिजनेस टू इंडिया is clearly beneficial in terms of economic activity and employment gains for India, ठीक है। So the launch of rupee dollar contract
एट द एक्सचेंजेस इन गिफ्ट आईएफएससी। आईएफएससी का मतलब बता देता मैंने आपको, ये देख लो, ये रहा। कहाँ गया, हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गिफ्ट आईएफएससी गांधीनगर में है। इट इज अ स्टेप in this direction. This will be available 22 hours across all time zones for all global participants from GIFT IFSC. ठीक है। When I was doing my MBA, जब मैं अहमदाबाद में था तब तो ये सेंटर गांधीनगर में लॉन्च नहीं हुआ था, पर अगर हमारे सब्सक्राइबर्स कोई इस वक्त गांधीनगर में है या इस सेंटर में घूम के आए हैं, कमेंट करिएगा। मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छा डेवलप्ड ये सेंटर है, इट इज वेरी हाईटेक। ठीक है, एक लाइन और देख लीजिए। सो गिवन द वर्ल्ड्स economic business environment and the competitive tax regime at the GIFT IFSC, it is expected that the trading of rupee dollar contract may bring volumes to India. तो एक बहुत वर्ल्ड क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट है गांधीनगर के सेंटर में, और टैक्स रिजीम्स भी काफी कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, एंड दिस वुड ऑल्सो ब्रिंग larger global participation in India through IFSC and connect India's IFSC globally. तो ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और इंडिया के डेवलपमेंट दोनों हिसाब से ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फैक्चुअल बात पहले पैराग्राफ में है, बाकी उसके इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट में क्या होने वाला है वो बताया मैंने आपको। ठीक है, चलिए दो खबरें और है, दो तीन खबरें और हैं। इंडिया ने एक लोन लिया है AIIB से। सो इंडिया हैज टेकन $500 million लोन फ्रॉम व्हाट इज AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। ठीक है, क्यों लिया है? इट इज टू सपोर्ट द एक्शंस अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, उसी के लिए लिया गया है। दिस लोन इज अ पार्ट ऑफ $1.5 billion प्रोजेक्ट विच इज बीइंग को-फाइनेंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो जो एक $1.5 billion प्रोजेक्ट है पूरा विच इज बीइंग को-फाइनेंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ये उसी का हिस्सा है लोन, $50 million फ्रॉम AIIB। समझ गए? ये अमाउंट पूछ सकते हैं आपसे AIIB के लिए, और ये वर्ल्ड बैंक के लिए बिलियंस में है, ये वो मिलियंस में है। ठीक है, व्हाट इज AIIB? फुल फॉर्म तो बता दिया मैंने आपको। इट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। इट स्टार्टेड इन जनवरी 2019। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में, और इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिक्विन, ये चाइना के हैं, ये इस वक्त प्रेसिडेंट है AIIB के। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। सेकंड, अच्छा आई थिंक ये तो हमने कवर कर लिया था, ये वही जो न्यूज थी डिफेंस एयरफील्ड के बारे में। ठीक है, वो जो टाटा और MOD के बीच में डील हुआ था, आई थिंक मैंने गलती से दोबारा लिख दिया, ये हो चुका है। चलिए 17 एंड द लास्ट न्यूज फॉर द डे। फार्मा या फार्मास्यूटिकल की जो फील्ड है उसमें एक्सपोर्ट का डेटा आ चुका है विच इज इंपॉर्टेंट। इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है और बाकी सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी इसको रख सकते हैं आप, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सो एक्सपोर्ट डेटा फार्मा का आया है। फार्मा एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इट हैज ग्रोन 7.5%, और अब कितना हुआ है? ये 2019 और 20 की बात हो रही है, 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है ना उसकी बात हो रही है। कितना हो चुका है? $20.58 बिलियन, और ग्रोथ कितनी हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में? 7.57%। कब की बात हो रही है? 2019 और 20 की। पर यह ग्रोथ कम है पहले से। 2018 और 19 मतलब एक साल पहले की अगर बात करी जाए तो ग्रोथ तब 10.72% थी, अब कितनी हो चुकी है? 7.57%, तो ग्रोथ कम हुई है। एंड ये जो 2019 और 20 का डेटा आया उसका टारगेट पता कितना रखा गया था? टारगेट फॉर 2019 एंड 20 वाज $22 बिलियन, पर एक्चुअली अचीव कितना हुआ सर? $20.58 बिलियन। अच्छा हुआ पर कम हुआ एक्सपेक्टेशन से। ठीक, एंड कोविड-19 हैम्पर्ड द फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो 9 मंथ्स तक, मतलब पहले 3 क्वार्टर तक काम सही चल रहा था, फोर्थ क्वार्टर में कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम्स आई, इसलिए रेट कम हो गया। ठीक है, डेटा थोड़ा एक और बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसने जानकारी दी है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? उदय भास्कर। ठीक है, सो फार्मेक्सिल भी बोलते हैं इसको, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके DG डायरेक्टर जनरल कौन है? उदय भास्कर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। अब डेटा देख लीजिए एक बार, लास्ट चीज है। तो 2019 और 20 की बात करी जाए तो पहले 3 क्वार्टर जो थे, मतलब जो पहले 9 महीने थे, 3 क्वार्टर्स, उसमें ग्रोथ बहुत बढ़िया थी, 11.5%। पर जो आखिरी क्वार्टर था उसमें कोविड-19 की वजह से ऑलमोस्ट नेगेटिव में 3% ग्रोथ हो गई, ऑलमोस्ट -3% के आसपास ग्रोथ हुई। इस कारण से पूरे साल का ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या बना? 7.57%। ठीक है, और रीजन क्या था? कोविड-19 की वजह से क्या हो गया था? सप्लाईज फ्रॉम चाइना वर डिसरप्टेड एंड इंडिया डिपेंड्स ऑन 60 to 70% ऑफ बल्क ड्रग्स नीड्स ऑन चाइना। तो इंडिया की जो बल्क ड्रग्स की नीड है उसमें 60 to 70% नीड
चाइना से पूरी होती और वहां से सप्लाईज हैम्पर या डिस्टर्ब हुई थी कोविड 19 की वजह से। और जो लॉकडाउन इंडिया में भी हुआ, सप्लाई चेन वगैरह अफेक्ट हुई, उस कारण से भी ये डेटा थोड़ा नीचे आया आखिरी क्वार्टर में। ठीक है, तो इतनी कहानी हमारे लिए एक्सपोर्ट डेटा जो फार्मा फील्ड का है उसके लिए काफी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। खबरें थोड़ी ज्यादा थी और मैं कोई खबर छोड़ना चाह नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा मैंने डिटेलिंग कर दी। आई होप आपको बातें समझ में आई हो। ठीक है, अब अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा पर। थैंक यू।